नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 आवर स्वदेश। मैं हूं ऋतु शर्मा और एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं इस हफ्ते की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। अगर आप इस शो के नए व्यूअर हैं तो मैं आपको बता देती हूं कि यहाँ पर हम कुछ स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, उनके फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं और आखिर में जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं उनके दिए हुए टारगेट प्राइसेस हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जिसमें मेरी सलाह यही रहती है कि हम टारगेट प्राइसेस को उतना सीरियसली ना लें और जो उनके फंडामेंटल्स हैं उनको हम सीरियसली स्टडी करें। इसमें से आप में से काफ़ी सारे लोगों ने हमारे लास्ट एपिसोड में भी अपने फेवरेट स्टॉक शेयर किए थे, जिनमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हमने पिक करके इस एपिसोड में शामिल करने की कोशिश की है। आप भी अपने जो पसंदीदा शेयर्स हैं वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही आपकी शो में डिस्कस किए जा रहे जो स्टॉक्स हैं उन पर क्या सलाह है, क्या राय है, आप बुलिश हैं आने वाले समय में या बेयरिश हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले शेयर हिंडाल्को पर। सबसे पहले इसका चार्ट देखते हैं। लाइफ टाइम चार्ट अगर आप देखोगे तो 1000% से ऊपर के रिटर्न्स मिलेंगे। 5 ईयर्स में आपको 200% के ऊपर रिटर्न्स मिलेंगे और साल भर में आपको 40% के अराउंड रिटर्न्स देता हुआ ये शेयर नजर आएगा। अगर हम इसकी इनकम पर आए तो टोटल रेवेन्यू FY24 तक रिपोर्ट हुआ है 2,10,000 करोड़ रुपीज के ऊपर। एबिटा 25,000 करोड़ रुपीज के ऊपर है और नेट इनकम 10,000 करोड़ रुपीज के करीब है। यानी कि इनकम में आप देखेंगे कि ओवर द ईयर्स अच्छी ग्रोथ है। वैल्यूएशन की नज़र से शेयर जो है वो मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है। एंट्री पॉइंट की नज़र से शेयर ओवर प्राइस नज़र आ सकता है, लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है। परफॉर्मेंस एवरेज है फिलहाल, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के यहाँ पर अच्छे साइंस देखे जा सकते हैं। अब इनकी थोड़ी आगे की प्लानिंग डिस्कस कर लेते हैं। हिंडाल्को आने वाले 3 से 5 सालों में कई अलग अलग लोकेशन में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए $6.9 बिलियन तक स्पेंड करने की प्लानिंग में है। इसमें से $4.9 बिलियन जो इनकी सब्सिडरी है नोवेलिस, उसके ऊपर जाएंगे और अराउंड $3 बिलियन जो है वो खुद हिंडाल्को के लिए यूज किए जाएंगे। अब FY25 के लिए हिंडाल्को 60 बिलियन INR इन्वेस्ट करने की प्लानिंग में है, ताकि जो एक्सपेंशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि इंडिया में माइंस एक्सपेंड, एल्यूमिना रिफाइनरी और बैटरी एंड कॉपर फॉइल के लिए फैसिलिटीज जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको सक्सेसफुल किया जा सके। अ न्यू फैसिलिटी इन Alabama, USA is set to meet the growing demand for beverage cans and auto-grade aluminum sheets in North America. Novelis has seen better margins recently, expected to continue. In India, Hindalco is expanding at an opportune time to benefit from market, especially in niche segments of aluminium and copper, which should boost profit margins by 2026. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हिंडाल्को के इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस और बढ़ते हुए मेटल प्राइसेस एक लंबे समय के लिए जो है पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो ब्रोकरेज हैं मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने यहाँ पर बाई की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दिया है 790 रुपीज। और शेयर फिलहाल 1 अगस्त 2024 पर 679 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। अब हमारा अगला शेयर है इंडसइंड बैंक। शेयर के चार्ट पर हम नजर डालते हैं तो लाइफ टाइम रिटर्न्स 9000% के ऊपर हैं, लेकिन आखिर 5 साल में और 1 साल में शेयर ने कुछ भी रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिए हैं। परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, ग्रोथ तीनों में ही ये आपको लैग करता हुआ नजर आएगा। अब हम एक नजर डालते हैं इसकी इनकम पर। FY24 तक टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है 54,000 करोड़ रुपीस के ऊपर, एबिटा 11,500 करोड़ के ऊपर और नेट इनकम 8,500 करोड़ रुपीस के ऊपर है। सभी में पिछले फाइनेंशियल के मुकाबले आपको ग्रोथ नजर आएगी। अब इसकी बैलेंस शीट देखें तो एसेट्स आपको ठीक ठीक दिखाई देंगे। नेट NPA 30 जून 2024 तक 7,126 करोड़ रुपए के करीब है, जो कि आखिर साल जून में 2023 से काफी ज्यादा है। 2023 के जून में ये अराउंड 5,900 करोड़ रुपए के करीब थे। कंपनी का कैश फ्लो भी फिलहाल आपको माइनस में ही नजर आएगा FY23 के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये शेयर ब्रोकरेज के रडार पर क्यों है, आइए जान लेते हैं। तो इस बात में कोई दौराय नहीं है कि इंडसइंड बैंक का क्वार्टर काफ़ी वीक रहा, परफॉर्मेंस भी उम्मीदों से कम रही, प्रॉफिट उम्मीद से कम रहे। बैंक की इनकम ग्रोथ भी लो रही क्योंकि बैंक ने अपने जो मौजूदा लोन हैं उनको कलेक्ट करने पर ज़्यादा ध्यान दिया बजाय नए लोन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने के। कुछ वजह इसकी सीजनल फैक्टर्स भी रहे, जैसे कि हीट वेव का होना, फ्लड्स होना और इसके अलावा इलेक्शंस का होना भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। लोन ग्रोथ जो है वो मॉडेस्ट रही, स्पेशली इन द मिड एंड स्मॉल कॉर्पोरेट सेगमेंट्स, व्हाइल कंज्यूमर लोन्स वर सॉफ्ट। सीजनल फैक्टर्स के चलते दिखी वीकनेस के बाद भी एसेट क्वालिटी स्टेबल रही। द बैंक डिड नॉट यूज इट्स एक्स्ट्रा प्रोविजंस, कीपिंग क्रेडिट कॉस्ट इन चेक। लुकिंग फॉरवर्ड बैंक जो है वो एम कर रहा है फॉर 4.2% to 4.3% नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बट दे ऑल्सो नीड टू वॉच फंडिंग कॉस्ट क्लोजली।
वोलेटिलिटी देखे जाने के बाद भी ब्रोकरेज का ये मानना है कि कंटिजेंसी बफर्स इन प्लेस होने के चलते ये ग्रोथ की सही पोजीशन में अलाइन हो रहा है और इसी के साथ ब्रोकरेज एलेरा कैपिटल जो है वो यहाँ पर आपको बाई की रेटिंग देते हुए दिखाई देंगे। टारगेट प्राइस जो है शेयर का वो है 1770 रुपीज और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 1 अगस्त 2024 तक है 1434 यानी 1434 रुपीज। अब हमारा अगला शेयर है सुज़लोन एनर्जी, जो कि एक लीडिंग विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है जिसने ग्लोबली 20.7 गीगावाट्स इंस्टॉल किए हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो है इंडिया की विंड कैपेसिटी 2032 तक 122 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद कर रही है, विद द गवर्नमेंट प्लानिंग 10 गीगावाट्स ऑफ विंड टेंडर्स एनुअली अंटिल 2027। दिस इज प्रॉमिसिंग फॉर सुज़लोन क्योंकि सुज़लोन का गोल है 2.1 गीगावाट विंड टरबाइन 2026 तक डिलीवर करना, growing from 0.7 gigawatts in 2024. Suzlon's high margin operations and maintenance segment will benefit from new additions. कंपनी अब फाइनेंशियली स्टेबल है और ऑप्टिमाइज भी नजर आ रही है और इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर ग्रोथ के लिए रेडी दिखाई दे रही है। 3.31 गीगावाट के अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स के साथ सुज़लोन की सेल्स 53% एनुअली बढ़ने की उम्मीदें हैं। कंपनी के अर्निंग पर शेयर भी 66% एनुअली बढ़ने की उम्मीदें हैं। अब सुज़लोन जो है वो बजट के बाद से ही आपको चलता हुआ नजर आएगा। मार्च में 35 रुपए का शेयर हुआ करता था, फिलहाल 70 रुपए पर है और यहाँ पर ब्रोकरेज ने जो टारगेट दिया था वो दिया था 73 रुपीज, जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो अब इसके आगे आपको सुज़लोन के शेयर पर क्या करना चाहिए, इसके लिए हम ईटी नाउ स्वदेश के एक्सपर्ट्स की जो सलाह है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यहाँ पर निचले लेवल से एंट्री जिन लोगों ने की है 50-55 से जिन्होंने एंट्री की है वो इसे होल्ड करके रख सकते हैं और वीकली चार्ट्स पर यहाँ पर अभी भी मोमेंटम ऊपर की तरह बनता हुआ जो है नजर आ सकता है आपको। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की यहाँ पर सलाह दी गई है, इसे ट्रेल करके 58 रुपए के पास लाया जा सकता है और यहाँ पर 80 रुपए तक आपको जाता हुआ ये शेयर फ्यूचर में दिखाई दे सकता है। लेकिन जो ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस है यहाँ पर वो 73 रुपीज है और अगर शेयर के हम करंट प्राइस की बात करें तो 1 अगस्त 2024 तक ये शेयर फिलहाल 70 रुपए के करीब है। Let's discuss about DCB Bank. DCB Bank's Q1 results were weaker than expected, with a PAT of INR 1.3 billion due to lower net interest margins and high operating expenses. Despite higher other income and lower credit cost providing some cushion, core profitability fell over 15% quarter on quarter. The NIMs dropped 23 basis points quarter on quarter to 3.39%. Mainly because of regulatory changes and are expected to remain under pressure. Asset quality was stable, but mortgage segment GNPLs rose slightly, requiring close monitoring. Q1 slippages were INR 3.7 billion, with recoveries helping to keep credit cost low. Valuation-wise, brokerage maintain an accumulate rating but lower the target price to INR 155 from INR 165 due to the challenges in sustaining NIMs and profitability. The stock trades at 0.7 times its projected book value for the fiscal year 2026. This low valuation suggests that the stock is seen as a short-term opportunity or a tactical play rather than a long-term investment. Investors might see potential for quick gains but are cautious about its sustained performance over the long term. The current price of this share is 126 rupees on August 1st, 2024. Now our next share is Power Grid Corporation, which reported flat revenue of INR 110 billion for Q1 FY25 with a slight 1% year-on-year decline in EBITDA to INR 96 billion and a 4% year-on-year increase in PAT to INR 37 billion. Operating margin was 87% and other income rose by 31% to INR 2.7 billion. The company has raised its capex guidance for FY25 to INR 180 billion from INR 150 billion, driven by new project wins. Of this, INR 50 billion is for RTM projects and INR 130 billion is for other projects, including TBCB. PGCIL aims for INR 180 billion in capitalization for FY25, nearly double that of FY24, with capex targets of INR 250 to 300 billion each for FY26 and FY27, and a combined capitalization target of INR 550 to 600 billion for those years. Work in hand increased 32% quarter on quarter to INR 1,141 billion, with ongoing and new regulated projects and other ventures. PGCIL
plans to spend around INR 2,075 billion on capex until FY32, including INR 1,905 billion on transmission projects and INR 170 billion on other initiatives like solar generation, smart meters, and data centers. The brokerage Elara Capital has an accumulate rating with a higher target price of INR 384 due to increased capitalization targets and the potential for significant market share in upcoming TBCB projects, while the current price of the share is 361 rupees on August 1st, 2024. इस हफ्ते की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए ET Now स्वदेश। This is Ritu Sharma signing off. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.